नमस्कार, मैं सुनील सुभाष कटेकरी स्वागत करता हूँ आपका द ईएचएस शो के स्पेशल एपिसोड में। ये एपिसोड है फायर सर्विस वीक के बारे में। मेरे साथ है श्री दीपक पांडे जी। दीपक पांडे जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सुनील। सर, ये फायर सर्विस वीक जो ऑब्जर्व किया जाता है हर साल उसकी एक कुछ अलग थीम रहती है। ये साल की थीम क्या है, आप कुछ बताएंगे? सुनील, इस बार की थीम तो बहुत ही बढ़िया है। इस बार का टाइटल है कि सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित अस्पताल और फायर सेफ्टी जानकार सोसाइटी जो फायर प्रिवेंशन के लिए काम करे। वेरी नाइस। मतलब इसमें सबको कवर किया गया, स्कूल, हॉस्पिटल एंड ओवरऑल जनरल पब्लिक। यस, बहुत अच्छी ये थीम है एंड डेफिनेटली पीपल विल वर्क ऑन दैट। सर, मेरा जो सवाल है इस फायर सर्विस वीक के बारे में, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसके पीछे का इतिहास क्या है, वो मुझे थोड़ा सा जानना था। एकदम ब्रीफ में आपको बताऊंगा। ये बात है 1944 की। 1944? हाँ, हमारा देश स्वतंत्र होने से पहले की बात है। ओके। उस समय जो मेजॉरिटी ट्रांसपोर्ट हुआ करता था वो शिप से होता था। अच्छा। तो एक ब्रिटिश की फाइटर थी, फोर्ट स्टिकिन करके एक शिप है, ओके। जिसने अपना जर्नी शुरू किया था 24 फरवरी को। 24 फरवरी 1944। करेक्ट। और वो ब्रिकन हेड से होते हुए ट्रैवल करते करते वो ब्रिकन हेड से निकल के बाद में आई थी वो गिब्राल्टार में आके फिर कराची होते हुए मुंबई पहुंची थी 12 अप्रैल को। 24 फरवरी को निकली और 12 अप्रैल को मुंबई पहुंची। ऑलमोस्ट 2 महीने का ट्रैवल। हाँ, 1.5 महीना करीब, 1.5 महीने के हाँ, आसपास का ट्रैवल होगा। ओके, वो वहाँ पे पहुंची थी। क्या था उस शिप में, सामान क्या था, क्या लेके आई था वो शिप? देखो, ये शिप पहले के ज़माने में शिप में बहुत सारे सामान एक साथ आते थे। जैसे कि कॉटन हो गया, कॉटन बेल्स होती थी, ऑयल हो गया, फिर एक्सप्लोजिव्स भी आते थे, अच्छा। टिम्बर आता था, गोल्ड था, ऐसी बहुत सारी चीजें। अच्छा, गोल्ड भी उसमें आया था? गोल्ड भी आया था। और इस शिप में आपको जानकर के ताज्जुब होगा, 1400 टन एक्सप्लोजिव्स था, जिसमें से करीब करीब 250 टन बहुत ही सेंसिटिव, मतलब हाईली डिटोनेटिव जिसकी पावर है, ऐसा एक्सप्लोजिव था। 1400 टन एक्सप्लोजिव एंड 250 टन आपने बोला, इट इज वेरी सेंसिटिव। तो मतलब एक तरह से पूरा बम लेके चल रही थी शिप। बिल्कुल। तो हाँ, तो हमारा क्वेश्चन तो अधूरा रह गया। वो इतिहास के बारे में आप बता रहे थे, क्या हुआ था और कैसे, मतलब क्यों ये हम ऑब्जर्व करते हैं? तो ये जो शिप यहाँ आई 12 तारीख को, और ये यहाँ पे रुकी हुई थी 12 तारीख को जब पहुंची तो, लेकिन 14 तारीख को इसमें करीब 3:30 बजे के करीब फायर लग गई। फायर क्यों लगी समझ नहीं आया, बहुत फ्यूम्स थे। ओके। फायर फाइटर्स ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन समहाउ फ्यूम्स की वजह से और विजिबिलिटी नहीं होने की वजह से वो उसको एक्सटिंग्विश नहीं कर पाए। ओके। और करीब बाद में एक 35 मिनट के बाद, मतलब करीब 4:05 को शाम में वहाँ पे पहला एक्सप्लोजन हो गया वो एक्सप्लोजिव में। ओके। और देखते देखते इमीडिएटली एक 15-20 मिनट में, मतलब करीब 4:20 के करीब दूसरा एक्सप्लोजन हो गया। मतलब 3, सवा 3 बजे, 3:30 बजे धुआं निकलना शुरू हो गया। यस। फायर फाइटर्स को इन्फॉर्म किया, फायर फाइटर्स ने फायर फाइटिंग चालू कर दी। उसी दौरान 4 बजे के आसपास पहला धमाका हो गया। यस। एंड दूसरा धमाका 4:30 बजे के हाँ, आसपास। 4:25 के करीब, वहाँ 20-25 मिनट, आधा लो। घंटे में दूसरा धमाका हो गया। अच्छा, वो जो धमाका हो गया, तो धमाके का इम्पैक्ट सराउंडिंग पे या डॉक पे क्या हो गया था, मतलब कितना बड़ा धमाका था? ये धमाका सच में बहुत बड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि शिमला तक उसका इम्पैक्ट गया। शिमला तक? शिमला तक। बाप रे। और उसमें से जो स्प्लिंटर्स, जो मतलब एक्सप्लोजन से चीजें निकलती है, वो 12 किलोमीटर दूर तक चली गई थी। 12 किलोमीटर दूर तक। और इस डॉक में आजू बाजू में शिप थी, करीब 28 शिप्स थी आसपास, वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई, मेजर डैमेज हो गया उनमें। इसका मतलब जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा धमाका, धमाकों में से एक माना जा सकता है। एक माना जाएगा, Yes. धमाकों में से एक बड़ा धमाका माना जाए, क्योंकि आपने बताया कि
शिमला तक उसकी वो है ना वेव्स या कुछ इफेक्ट जाना गया। शिमला मुंबई से अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 1400 किलोमीटर, बहुत, हाँ, आएगा उतना तो आएगा। 1400 किलोमीटर, उसका इफेक्ट मतलब इट इज वेरी डेंजरस। बहुत ही डेंजरस है। इफेक्ट तो हमने देख लिया, मुंबई में अपने काफी सारा है ना, काफी Yes. सारा सराउंडिंग डिस्टर्ब हो गया। Yes, yes. कुछ जान माल या कुछ जो आजू बाजू की विसिनिटी में जो लोग थे उनके ऊपर कुछ इम्पैक्ट हुआ, मतलब किसी की जान चली गई? इसमें देखो, सबसे पहले तो इतना बड़ा धमाका हुआ तो नेचुरली तो जान माल का नुकसान होना है। जो हम 28 शिप्स की बात कर रहे हैं उसमें जो कुछ लोग थे और कुछ सराउंडिंग्स में लोग थे जो एरिया में, तो डॉक के एरिया में ऐसा कहा जाता है कि करीब 1000 से भी ज़्यादा लोग इसमें, मतलब इनकी जान चली गई, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा, 1000 से भी ज्यादा लोगों की जान जान इसमें चली चली। ओके, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, और इसके अंदर 71 फायर फाइटर जो फायर फाइटिंग कर रहे थे, उसमें से 71 फायर फाइटर की भी जान चली गई। 71 फायर फाइटर्स की इसमें जान चली गई। 71, यस। किसी इतनी मात्रा में किसी इंसिडेंट में फायर फाइटर्स की जान चली जाना, ये मेरे ख्याल से मतलब ऐसा दूसरा उदाहरण तो नहीं रहेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा इंसिडेंट रहेगा जिसमें इतने फायर फाइटर्स मारे गए, उनकी जान चली गई, जो शहीद हो गए। वर्ल्ड में ऐसा ये इकलौता इंसिडेंट है जिसमें इतने फायर फाइटर की जान गई एक ही इंसिडेंट में। ये ऐसा इकलौता ही इंसिडेंट है वर्ल्ड में। बाप रे बाप। अच्छा, और उसके साथ और एक चीज बताना भूल गया, ऐसा कहा जाता है कि करीब 50-1000 लोग बेघर हो गए। करीब ज्यादा ही बोलते हैं लेकिन कहा जाता है ऐसा, क्योंकि ये जो इसका शॉक वेव था, इम्पैक्ट था, जैसे 12 किलोमीटर अगर स्प्रिंटर जाते हैं शिमला तक आवाज जाते हैं, तो आप समझ सकते हो आजू बाजू में कितने लोगों का डेफिनेटली, क्योंकि मतलब इतनी प्रॉब्लम मात्रा में अगर जो धमाका हो जाएगा, तो आपने 50,000 जो बोला वो मेरे ख्याल से शायद उससे भी ज्यादा हो सकता है। हो सकता है। बट जो लोगों ने उस टाइम सहा होगा, जो लोगों ने उसका इम्पैक्ट देखा होगा, शायद वो कई सालों तक उसको बिल्कुल। भूले नहीं होंगे। सर, अभी ओवरऑल आपने शिप कहाँ से आया था, शिप में क्या मटेरियल था, कैसे फायर शुरू हो गई, कैसे ब्लास्ट हो गया, उसका इम्पैक्ट सराउंडिंग पे क्या था, देन ओवरऑल ह्यूमन लाइफ कैसे सफ़र हो गया इसमें, कितने लोग अपने फायर फाइटर्स, जनरल पब्लिक जान चली गई कितने लोगों की, वो आपने बताया, कई लोग बेघर हो गए बताया। सर, ओवरऑल ये इंसिडेंट, अभी जो फायर सर्विस वीक हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं, तो इसके पीछे की जो है ना, ये 14 तारीख को करते हैं, 14 तारीख को इंसिडेंट हुआ था, तो कैसे ये फाइनल हो गया, मतलब कैसे ये डिसाइड किया गया कि ये जो है एज अ फायर सर्विस वीक बोल के ऑब्जर्व करना है, क्या है इसका? ये जब घटना हुई तो आप जानते हैं इतनी बड़ी घटना होती है तो बहुत सी बातें होती है, बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन होता है, बहुत सारी सोच होती है। फिर अब ये इंसिडेंट रिपीट नहीं हो, इसमें से जो हमने अभी सीखा है, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस पीरियड में सीखा, तो वो लोगों तक कैसा पहुंचे और लोगों को कैसे जागरूक रखें। ये भावना जब आई उस समय, ये सब इंसिडेंट के बाद, तो इमीडिएटली आने वाले साल से ही ये फायर सर्विस डे एंड वीक हमारे यहाँ शुरू हो गया। पूरे भारत में ये फायर Yes. सर्विस वीक Yes. ऑब्जर्व किया जाता है। क्या होता है ये फायर सर्विस वीक के? क्योंकि कैसे कि सभी इंडस्ट्रीज है, रेसिडेंशियल हाई राइज बिल्डिंग्स है, हॉस्पिटल्स और स्कूल की अभी हमने बात की, किस तरह से इसको ऑब्जर्व किया जाता है वीक में, ओवरऑल कैसा मतलब ये रहता है? देखिए, ये जो है ना सुनील, अभी तो 1944 से आगे से चलते हुए आए हैं, और जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब कुछ से तो उसको बहुत रिलीजियसली इसको मनाया जाता है। और जब बाद में हमारी MIDC जो है महाराष्ट्र की, और बाकी जो इंडस्ट्रियल बेल्ट कॉरपोरेशन है, उन्होंने इसको सीरियसली लिया है और ये सब जगह पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके पीछे की भावना सिर्फ इतनी है कि इस इंसिडेंट को याद रखा जाए, इसमें से जो हम सीखे हैं लोगों को वो भूल नहीं awareness- पाए, उसको बार बार दोहरा के लोगों को दिमाग के ऊपर उसका असर बना रहे और कोई भूल नहीं पाए इसके लिए। तो ये सब करते समय साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें की जाती है जो हमको इंश्योर करवाती है कि हम प्रिपेयर्ड है। जैसे कि बहुत सारे
जैसे महाराष्ट्र में कॉम्पिटिशन होती है, Competitions स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन यस होती है, यस तो जिसमें आप इंडस्ट्रीज को, मोटिवेट करते इंस्टीट्यूशंस को, यूर इवन अब तो आजकल हाई राइज बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस को, इनके लिए कंपटीशन अरेंज की जाती है, उनको फायर फाइटिंग, एक्सटिंग्विशर हैंडलिंग, रेस्क्यू ऑपरेशंस, इसका ड्रिल करवाया जाता है ताकि लोगों का स्किल होनिंग हो, उसी जिसको हम- बहाने हाँ, उसी बहाने मोटिवेट किया जाए लोगों को कि Motivate. अवेयरनेस बढ़े उनमें, और जब कभी रियल टाइम इंसिडेंट हो जाएगा, रियल इंसिडेंट हो जाएगा, तो वो एवरीबडी शुड प्रिपेयर। करेक्ट। ओके और इसमें होता क्या है फायदा मालूम सुनील, जब ये इवेंट होते हैं तो उसको देखने भी बहुत लोग आते हैं, और ये स्टेट लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं, इसका प्रोपोगंडा भी बढ़िया करते हैं, तो जिसके वजह से कैसा है, जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को उसका ज्ञान होना चाहिए, वो अपने आप होता है। बराबर। और इसमें और एक चीज होती है सुनील, शायद मैं बताना भूल गया, ये तो आपका क्वेश्चन भी हो सकता है आगे का, कि हम लोग इस दिन का, इस वीक का मौका लेके पिछले पूरे साल भर में जिस भी फायर फाइटर ने बढ़िया काम किया है, या जिस भी फायर स्टेशन ने बढ़िया काम किया है, उसको अप्रिशिएट उनको अप्रिशिएट करते हैं। उसकी भी एक कंपटीशन होती है, नॉमिनेशंस आते हैं, सिलेक्शन होता है, और उनको अप्रिशिएट किया जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्योंकि सचमुच वो फायर फाइटर जो रहते हैं वो पूरी जान लगा के काम करते हैं, बिल्कुल हमारी प्रॉपर्टी, हमारे लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डालते हैं। सही है। दे आर ऑलवेज ऑन क्या बोलते हैं उसके फायर। Yes, तो डेफिनेटली अगर कोई ऐसा अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएशन तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। एंड सैल्यूट टू दी फायर फाइटर्स, क्योंकि वो अपना घर, अपने बच्चे, इनका ध्यान रखने के बजाय, मतलब उनका तो ध्यान रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ में हम लोगों का वो ख्याल रखते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो सैल्यूट टू ऑल फायर फाइटर्स। वेरी ट्रू। सो आपने बहुत अच्छी तरीके से हिस्ट्री बताई, कैसे हुआ था इंसिडेंट, देन क्यों होता है फायर सर्विस विद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व क्यों करते हैं हम लोग, और साथ ही साथ में हम लोगों की एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या हमारी जो है ना आम जनता की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर कोई हम फायर फाइटर्स आएंगे, फायर फाइटिंग करेंगे, दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग, मतलब थॉट है, गलत सोच है। हमारी जिम्मेदारी क्या है ये आपने बताया, और सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी पहचाननी चाहिए, और फर्स्ट ऑफ ऑल फायर नहीं लगनी चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए, और फायर लगती है तो मैं कैपेबल हूँ, मेरी सिस्टम कैपेबल है क्या, ये मुझे देखना है। बिल्कुल सर आपने बहुत अच्छे तरीके से हमको एक्सप्लेन किया, आप यहाँ पे आए, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सुनील, धन्यवाद।